This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और scstrade.com, ये जो मामला अभी 1.27 ट्रिलियन का जो कैबिनेट में भी अब अप्रूव हो गया, तो इसमें पावर सेक्टर की कंपनियां उसमें हैं, लेकिन उसमें जो बड़ा बेनिफिशरी है और लिस्टेड कंपनीज में बड़ा बेनिफिशरी वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल की किताबों में से होता हुआ जो है वो चीज़ें जो हैं वो आगे जाएंगी, और बहुत ही कम अमाउंट जो है उसमें वो ओजीडीसी या पीपीएल के हवाले होगी, क्योंकि उसमें इसमें जो है ये बेसिकली पेट्रोलियम सेक्टर वाला नहीं है, ये पावर सेक्टर वाला है। तो इसमें ओजीडीसी से ज़्यादा पीएसओ जो है वो बड़ा बेनिफिशरी है। ये मुझे थोड़ा सा क्लेरिफाई करना था। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो पहले ही आप जानते हैं कि मीडिया पे तो जो फिगर्स आते हैं वो तो 600 700 800 बिलियन के कहतगी बाजुबोल आधा पैसे हैं, लेकिन किताबों में जो हमने 9 महीने की देखा है उसमें जो हमें चीज़ें समझ में आती हैं वो तकरीबन 450 500 बिलियन। तो ये है कि इसका बहुत ही कम पार्ट ज़ाहिर बात है पीएसओ को मिलेगा। बैंकों से जो है वो जो पैसे पावर होल्डिंग में जाएंगे, तो आगे चल के हम देखेंगे कि पीएसओ और उसके बाद फिर बहुत कम पार्ट ओजीडीसी में, शायद मेरे ख़्याल में 24 बिलियन का शायद अमाउंट था। तो इस तरह ये जो है मामला हो सकता है कि ये अब सेटल हो जाए, हर तरीके से हर जगह से अप्रूवल जो है इसकी जो है वो हो रही है। इसके अलावा 30 जून से पहले इसमें एक बात बजट के हवाले से ये भी आई थी कि डिविडेंड्स थे, और इसमें चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं मसलन पावर पाकिस्तान पेट्रोलियम हो या ओजीडीसी हो, दूसरी बहुत सारी कंपनियां, तो उन के नाम से काफ़ी जो डिविडेंड्स की तजवीज़ ये पहले भी हमेशा बहुत सारे दूसरे बजट्स में भी इस तरह होती हैं, ये कोई बहुत अनूनी चीज़ नहीं है। मगर इस दफ़ा चूँकि रेवेन्यू की शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है एचबीआर की तरफ से, और आईएमएफ इसको बहुत उससे देख रहा है, तो हो सकता है कि इस दफ़ा ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत कोई मटेरियलाइज़ हों। लेकिन बहसी तजिया का मेरा ये मानना है कि ओजीडीसी तो ज़ाहिर बात है एक एक्सप्लोरेशन कंपनी है, और पाकिस्तान में जितनी भी ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही जिसकी वजह से मुल्क में ऑयल एंड गैस का बहरान रहा, और पिछले अब तो ये दिहाइयों से बहरान है, और इससे जो है वो हमारी सनत मुतासिर हुई। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिविडेंड मुझे कोई ऐसा उस तरह बहसी तज्ज़ेकार उस तरह नज़र नहीं आता। वो जो नॉर्मल डिविडेंड्स हैं हर क्वार्टर में ओजीडीसी पीपीएल देता है, वही जो है वो देता रहेगा। तो इस वजह से हमने देखा कि ओजीडीसी में कोई इतना बड़ा वो नहीं आया है। अब ओजीडीसी के जो कुछ दूसरे मुहर्रिकात हैं, उनमें एक तो ये है कि जो ये जो रेकोडेक के मामले में भी बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है, तो इसमें जो उनके जो स्टेक्स हैं ओजीडीसी और पीपीएल दोनों में मौजूद हैं, शायद 8.33% बिलतरतीब, तो दोनों कंपनियों में। तो हो सकता है कि उनके कभी कोई स्टेक सेल हो, तो वो ओजीडीसी जो है और पीपीएल उसमें जो है उसमें पैसे आएँगे। पीपीएल को ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि पीपीएल का पेड अप कम है, ओजीडीसी का पेड अप तकरीबन जो है वो 41 बिलियन, तो उससे जो थोड़ा-सा उसका कम होगा, पीपीएल से कम होगा, लेकिन बहरहाल दोनों को फ़ायदा जो है वो स्टेक सेल से होगा। मगर वो स्टेक सेल अभी बहुत दिल्ली दूरस्थ है, तो वो नज़र नहीं आ रही, वो अभी सिर्फ़ मतलब बातों में है सारी बातें। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये कि ओजीडीसी के अंदर जो है ये जो अभी आपने देखा होगा कि मारी की बहुत सारी डिस्कवरीज़ थी वज़ीरिस्तान में, स्पिनबॉर्न और शेवा। तो उसमें जहाँ 55% स्टेक जो था वो मारी में था, वहीं 35% ओजीडीसी में भी है। तो ये एक थोड़ी-सी मस्बत पहलू है जो हमें 2026 और 2027 में इसका हमें नज़र आएगा ओजीडीसी की किताबों में। तो ये एक तो ये भी एक बहुत अहमियत है। इसी के करीब एक बन्नू में फ़ील्ड है, उसमें भी ओजीडीसी की जो है वो उसमें नंबर्स अच्छे हैं, एक्सपेक्टेड हैं, मगर वो थोड़े से डेट दूर होती जा रही है। वो जो टाइमलाइन है उससे ज़रा थोड़ा-सा दूर हो रहा है। तो इस वजह से ये है कि ओजीडीसी के मामलात जो हैं वो थोड़े से, मैं समझता हूँ कि जैसे कि मैंने पूरा ये कमेंट्री की, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा ये नॉर्मल से बेहतर रहेंगे, न्यूट्रल से पॉजिटिव जैसे हम कह सकते हैं कि हम रहेंगे। दूसरी कंपनियाँ जो हैं उनमें ज़रा बेहतर है। पीएसओ इस पूरी सूरत-हाल में थोड़ा-सा ज़्यादा बेनिफिशियरी है। जो मैंने बातचीत शुरू की आपसे, सर्कुलर डेट 1.27 या 1.29 ट्रिलियन रुपए के, जो कि बैंकों से लोन लेके और पावर होल्डिंग को, फिर पावर होल्डिंग से पीएसओ, इस तरह जितने भी ये सारा जो फ्लो कराया जाएगा। तो ये मैंने सोचा कि इस पे मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँ।
जाते जाते मैं ये आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा इन 15 दिनों में ये जो नंबर्स आते हैं फर्टिलाइज़र के, उनमें कुछ बेहतरी जो है हमने देखी है, जो अभी अभी रिपोर्ट होंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ है। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ की इन्वेंट्री थोड़ी सी छटेगी। तो ये है कि ये ज़रा सा एक बेहतर मामला जो है, वो जो एक पहले कम सेल आ रही थी फर्टिलाइज़र की, वो अब थोड़ी सी बेहतर हो सकता है कि वो नंबर्स नज़र आएँ। आप जानते हैं कि जो चीदा-चीदा बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, उसमें फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, फिर एंग्रो फर्टिलाइज़र है, फिर फातिमा फर्टिलाइज़र है, और फिर ये है कि कुछ और कंपनियाँ भी हैं, एग्रीटेक वगैरह भी है। तो इस तरह ये है कि मैंने सोचा कि मैं आपको फर्टिलाइज़र के हवाले से भी आगाही दूँ। ज़्यादातर हम ये जो कंपनियाँ हैं एफएफसी और इसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइज़र, फातिमा फर्टिलाइज़र, इसको हम डिविडेंड के उससे आँखों से नज़रों से देखते हैं। ये जो 2 कंपनियाँ हैं ई-फर्ट और एफएफसी, ये साल में 4 दफ़ा डिविडेंड देते हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र भी अब साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है, हाफ ईयर और फुल ईयर। तो ये है कि फातिमा फर्टिलाइज़र भी बड़ी मतलब अहमियत जो है वो इख्तियार कर गया है डिविडेंड लवर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ फर्टिलाइज़र सेक्टर का भी मैं यहाँ पे ज़िक्र करता रहूँ। जाते-जाते पीआईए होल्डिंग के हवाले से मज़ीद बिडर्स सामने आ रहे हैं। पीआईए कंपनी के हवाले से पहले एफएफसी आया था, और अब जो है हमने सुना है कि लकी और आगे भी ग्रुप इनके। तो बहरहाल ये है कि देखते हैं कि होता है क्या। ये ज़रा मुश्किल ट्रांज़ैक्शन है, मुश्किल ये डील है, और देखते हैं कि ये कब तक मटेरियलाइज़ होती है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.